बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ इस वीडियो में मौजूद हैं मोहम्मद कामरान ख़ान साहब। हमारे उस्ताद हैं। हमारे से बहुत सारे रिपोर्टर्स जो कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी आए, उन्होंने कामरान साहब से बहुत कुछ सीखा है। साथ अदील सरफराज मौजूद हैं और अदील सरफराज के भी जो है वो असातिज़ा में शुमार होता है कामरान साहब का। इस वक्त आपको मालूम है कि पाकिस्तान एक एब्सोल्यूट केओस की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद घंटे के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम तरीन समाअत होने जा रही है। वो 3 रुकनी बेंच क्या फ़ैसला देगा, क्या मामला फुल कोर्ट की तरफ जाएगा? कुछ बहुत ही बुनियादी सवालात और कुछ डेवलपमेंट्स जो गुज़श्ता 24 से 48 घंटों में हुई हैं, वो अदील सरफराज से और कामरान साहब से पूछेंगे, इनका तज्ज़िया भी जानेंगे। एक शेर है, इसका शायर मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो ये कहता है कि गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। इस वक्त एक आम सा इंतज़ामी मामला, इलेक्शंस, असम्बली तहलील हो गई, 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने हैं, उसको जानबूझकर एक आइनी और कानूनी सवाल बनाया गया। फिर उस आइनी और कानूनी सवाल का जवाब जिन्होंने देना था उनके ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई गई और कैंपेन चलाने के बाद इसको बाकायदा एक बहरान की शक्ल दी गई। पीडीएम और उसकी हुकूमत वाज़े तौर पर इलेक्शन से भाग रही हैं और उसके लिए क्या क्या हुआ हंगामे जुनू ये नहीं मालूम। कुछ होश जो आया तो गिरेबान नहीं देखा। पाकिस्तान कहाँ जाएगा, इस हम अहम मामले के ऊपर बात करेंगे। कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप इफ्तार के बाद बड़े मुश्किल से हमारे काबू आए हैं और सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। सर, मैंने आगाज़ में पूरा जो है वो एक मंजरनामा सियाको सबाक सामने रख दिया है। पहले तो आप बताएं आपकी रीडिंग क्या है? कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आपके अक़ब में मौजूद इमारत, वो आपको दूर तराजू के वो पलड़े नज़र आ रहे हैं जो मरीम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि ये बराबर होंगे तो इंतखाबात होंगे, तो ये बराबर होंगे या क्या होगा? हम जितने अच्छे एम्बियंस में इस वक्त पीसफुल एम्बियंस में है ना, तो इसको कहा जाता है कि लल बिफोर द स्टॉर्म, यानी जितना इस वक्त ये पीसफुल और ख़ामोश और जितना यानी कि ये एम्बियंस आपको सारा जो है ना, जितना वो पुरअमन नज़र आ रहा है, सुबह यहीं से तूफ़ान जो है ना वो निकल सकता है और तूफ़ानी यहाँ पर जो है आपको आप मेरी तरफ तूफ़ानी यहाँ पर जो है वो आपको पता है कि एक्टिविटी जो है ना वो होगी। आप भी सुबह यहाँ पर होंगे, अदील भी होंगे, हम भी होंगे, तो वो वही बात है ना, जिसका जितना ज़र्फ़ है उतना ही वो खामोश है। शायद वो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है, लेकिन ये कि ये खामोशी जो है ये कतई तौर पे इसका ये मतलब नहीं है कि यही खामोशी जो है इसको हम ट्रांसपायर नहीं कर सकते इस तरह से कि ये सारे मामलात आपने जो कहा ना कि वो अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है, तो ये गुत्थी जो है ये बिल्कुल उलझी हुई है जी। और एक ईसा ने कहा कि ये कोई कानूनी सवाल नहीं था, आइनी सवाल नहीं था। मैं कहता हूँ कि ये आइनी ही था, लेकिन सवाल नहीं था। एक आइनी प्रोविजन है कि असम्बली अगर वक्त से पहले तोड़ी जाएगी तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा, और अगर वक्त पे होगी तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन होगा। इसके ऊपर तो यानी कि ना किसी तशरीह की ज़रूरत, ना इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत, ना किसी अदालती फ़ैसले की ज़रूरत, और ना ही मैं समझता हूँ कि हालात की ज़रूरत। इसलिए कि इलेक्शन आपको पता है ऐसा मामला होता है जिसके लिए जो हारने वाली पार्टी होती है या जिसको ख़दशा होता है कि जी मैं आवाम में नहीं जाने के इस वक्त काबिल, तो ऐसी सूरत में होता यह है कि वो फिर हालात या वाक़यात को बुनियाद बनाकर उससे वो हल किया जाए। तो इसमें बुनियादी तौर पे कहने का मकसद ये है कि ये कतई तौर पे कोई ऐसा मसला नहीं था जिसके लिए जनाब जी यहाँ पर ये मसला अदालत में आता। ना वो हाई कोर्ट में जाना चाहिए था, ना सुप्रीम कोर्ट में, ना इसके लिए 3 रुकनी बेंच, ना 5, ना 7, ना 9, ना ही फुल कोर्ट। सही, कोई ज़रूरत नहीं थी। और अभी भी मैं ये बात मैं कह रहा हूँ एज ए कानून के तालिब इल्म के तौर पे, एक सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर के तौर पे मैं ये बात कह रहा हूँ कि इसमें क्या ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम ये कह रहे हैं कि जनाब सारे जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के बैठे हैं और वो इस गुत्थी को सुलझाएं। क्यों जनाब, ठीक है उलझाई तो है आपने, लेकिन ये कि ये कतई तौर पर जो है ना वो ऐसा कोई नुक्ता नहीं है जिसके लिए ये कहा जाए कि जी सारे जज बैठे हैं और वो ये बताएं कि हाँ जनाब ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन ज़रूरी है या नहीं है। सही। अच्छा, सिर्फ एक मुझे ये बताइए, अगर फुल कोर्ट बन जाता है, हिसाब बताइए, अगर फुल कोर्ट बन जाता है तो उसको वो क्या कहेगा कि नहीं जी 90 अंदर के अंदर जो इलेक्शन वाली बात है ये गलत है, नहीं होनी चाहिए। ये बात तो हम पहले दिन से कर रहे हैं। अदील, आप मुझे ये बताएं कि कल के हवाले से, बल्कि आज के हवाले से, अब से चंद घंटे के बाद जो समाअत होने जा रही है, इसके लिए हुकूमत ने क्या स्ट्रेटजी बनाई है? अटॉर्नी जनरल आज क्या करने लगे?
अब एक तो हमें नज़र आ रहा है जो बाइकआउट की बातें सामने आ रही हैं कि हुकूमत शायद जो प्रोसीडिंग्स हैं इनका बाइकआउट करे, अदरवाइज उसका भी कोई ज़्यादा स्कोप हमें नज़र नहीं आ रहा कि वो अदालत का तरीकाकार क्या है? अदालत तरीकाकार यही होता है कि खुद पीछे हट जाएं, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो नहीं करेंगे और कहें, पहले तो उन्होंने ये कह दिया है कि हम लोग कोई भी फैसला अगर ये बेंच सादर फरमाता है तो हम उसको कबूल नहीं करेंगे, और जब वो कबूल नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली उस प्रोसीडिंग का वो हिस्सा नहीं बनेंगे, और प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे तो उनको ये लगता है कि शायद वो एक्स पार्टी जजमेंट होने के नाते उनके ऊपर उसका वो इतलाक नहीं होता, पॉलिटिकली वो इसके ऊपर खेल रहे हैं। एक जो बड़ी डेवलपमेंट अब कल से हो रही है, जो हमारे कुछ आप कह सकते हैं कुछ दोस्त हैं, कुछ नादान दोस्त नहीं, हमने देखिए मेरी बात सुने, जो वो चल रहा है ना मामला जजेस कॉलोनी वाला, नहीं मैं आपको हुकूमत की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हुकूमत में हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो ये कह रहे हैं कि शायद एक रेफरेंस की बात आपने सुनी होगी, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ख़िलाफ़ हो सकता है रेफरेंस फाइल हो जाए। आज एक दोस्त हैं वो ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ जस्टिस उमर अता बंदयाल नहीं बल्कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के ख़िलाफ़ भी सोचा जा रहा है, और ये मीटिंग इतनी हाई प्रोफाइल हो रही हैं कि जो गवर्नमेंट के अंदर के लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि शायद हमसे अभी डिस्कस नहीं किया जा रहा, हमारे भी ऊपर जो है ना, हमारे भी पे ग्रेड से काफ़ी गवर्नमेंट से ऊपर भी एक गवर्नमेंट है। अच्छा, इसका सियाको सबाक मैं आपको बता दूं, फिर मैं कामरान साहब से इसके ऊपर पूछता हूं कि ये क्या मुमकिन है या नहीं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने 2-1 से जिसमें इख्तलाफ किया था जस्टिस शाहिद वहीद ने वो जजमेंट दी कि 184(3) के जितने मुकदमात हैं उनकी समाअत रोक दी जाए। वो मामला सुन रहे थे हाफिज़ कुरान को 20 इजाफी नंबर देने का, जजमेंट उन्होंने ये लिखवाई। उसके ऊपर जस्टिस शाहिद वहीद ने इख्तलाफी नोट लिखा जिसकी तारीफ़ भी की बाद में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने। अब ये मामला, इसके बाद ये सवाल पैदा हो गया था कि क्योंकि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का चाहे वो 9 रुकनी बेंच हो, चाहे उसके बाद आप उसे 7 करार दे दें या 5 करार दे दें या अब 3 करार दे दें, ये सारे के सारे 184(3) के तहत हैं। सवाल पैदा हो गया था कि इसकी समाअत होगी या नहीं। जुमे के रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आने से चंद मिनट पहले, गालिबन को 20-25 मिनट पहले, रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया, और सर्कुलर में ये कहा गया कि वो जो डिसीजन आया है उसके हवाले से ये बात अब फिर सामने आई कि एक 5 रुकनी बेंच का डिसीजन मौजूद है जो ये वाज़े करता है कि सो मोटो का इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है, और क्योंकि एक 5 रुकनी बेंच फौकियत रखता है, बड़ा बेंच है 3 रुकनी बेंच से, लिहाजा वो एप्लीकेबल नहीं होता। हम ड्रैग कर जाएंगे। एक मैं थोड़ी सी आपको बात ऐड करना चाहता हूँ इस पूरे सिनेरियो के अंदर। इस पॉइंट के ऊपर बात करने से पहले आप इस पर भी बात कर लें कि वो जो 5 रुकनी जजमेंट जिसका हवाला दिया जा रहा है, वो जजमेंट किस केस में दी गई थी? वो जजमेंट दी गई थी, एक आपको मालूम है हमारे कुछ दोस्त हैं, अब्दुल करीम सिद्दीकी वगैरह, इन लोगों ने एक पिटीशन फाइल की थी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की कोर्ट के अंदर, उस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये आर्डर किया था कि ये मेरे सामने ही मुकर्रर की जाए। उस पर उस वक्त जो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने एक 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था और ये क्वेश्चन ऑफ लॉ रखा था सामने कि क्या एक चीफ जस्टिस के अलावा दीगर जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो सो मोटो का इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं या इस तरह का हुक्म पास कर सकते हैं। उस पर उन्होंने जो 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था, उस 5 रुकनी लार्जर बेंच का वो जो फैसला आया था वो जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया था, जो कि आज इस 3 रुकनी खसूसी बेंच में शामिल हैं। और जस्टिस मुनीब अख्तर के बारे में कुछ लोग ये कहते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जो अहलिया, जब उनके सामने उनका मुकदमा चल रहा था तो उन्होंने सवालात किए, वो आपदीदा हो गई। कामरान साहब, आप मुझे ये बताएं, हुकूमत ने अपना ये जो सारी कहानी सामने रखी है और ये जो अदील बात करेंगे बहुत ख़तरनाक है कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द चीफ जस्टिस, चहमगोइयाँ ये हो रही हैं कि चीफ जस्टिस को तौहीन अदालत काजी फ़ाइज़ ईसा के मुकदमे में चार्जशीट किया जाएगा या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी, या रजिस्ट्रार ऑफिस को बुला के उसकी सरजनिश की जाएगी, या उस सर्कुलर के ऊपर किसी के कान खींचे जाएंगे। इज़ इट पॉसिबल? देखिए ये राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये स्टेटमेंट किसी प्रोग्राम में शायद दी है और उनका भी कहना था जी हम इंडिपेंडेंट को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा है कि 3 जजेस के हवाले से रेफरेंस गौर कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि अगर तो वो किस बुनियाद पे रेफरेंस जो है वो दायर होगा, वही जो अभी आपने वजूहात बताई हैं कि क्या वो इस बुनियाद पे होगा कि जी एक फ़ैसला मौजूद है 2 जजों का कि जी 184 के तहत जितने भी केसेस हैं या उसको नोटिस हैं उनमें समाअत नहीं करनी और ये कर रहे हैं, या कोई और मामला जो है वो सामने आएगा। ये चीज़ बड़ी फिशी इस वजह से है कि जैसे अभी आपने बात की कि अभी आपने जब यहाँ पर पूरा वो तफसील के साथ बयान कर रहे थे ना, तो उसमें आपने कहा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन ने एक फ़ैसला दिया
अक्सरियती फ़ैसला, जिसमें कहा कि इस चीज़ को रोक दिया जाए। आपने उस केस में जो अक़लियती नोट है वो भी पढ़ा, जस्टिस शाहिद वहीद का, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये मुद्दा ही नहीं हमारे सामने था। ये मुद्दा ही नहीं था, और ये मुद्दा लेना और इसके ऊपर फैसला सादिर करना, रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर दे देने का मतलब ये है कि आप खुद नोटिस की पावर्स जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी ऐसी पावर्स जो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपने खुद नोटिस के तहत वो पावर्स लेके एक मामले को खुद ही उठाया और ख़ुद ही उसके ऊपर फ़ैसला भी सादिर कर दिया। और फिर इसके ताने बाने उसी तरह जाते हैं कि आप जैसे वो 5 रुकनी बेंच का जो फ़ैसला पहले से मौजूद है, वो आपको अदील ने बताया कि वो 5 रुकनी फ़ैसला जो है वो क्यों, उस वक्त भी यही हुआ था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ही खुद नोटिस के इख्तियार इस्तेमाल करने की कोशिश की। रिपोर्टर्स मौजूद थे कोर्ट रूम में, उन्हीं की दरख्वास्त को उन्होंने कहा कि जी ये ले लो और इसको फ़िक्स भी करो और मेरे ही बेंच के सामने लगा दो। तो ये वो पावर्स थी। तो यहाँ पे अगर देखें, अगर आपने फिर रेफरेंस बनाना है और जुडिशल मिसकंडक्ट के ऊपर बनाना है, तो फिर शायद काजी फ़ाइज़ ईसा भी उसी फहरिस्त में आते हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस बनाना मकसूद हो। तो सिर्फ वो 3 जजेस ही क्यों हैं? सही। राना सनाउल्लाह की नज़र में वो सिर्फ 3 जजेस क्यों हैं? फिर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें फिर ये सारी जुडिशल मिसकंडक्ट वाली बातें जो हैं वो आती हैं, और फिर इसमें और भी नाम आते हैं। सही। अच्छा, फिल वक्त मामला ये है, और आने वाली जो 2 वीडियोज़ हैं उनमें क्या मामलात सामने रखने, और 2-2 घंटे या 3-3 घंटे के फ़र्क से आप वो वीडियोज़ मेरे चैनल पर देख पाएंगे। फिल वक्त यह है कि चंद घंटे के बाद समाअत होनी है इस इमारत में, और इस इमारत ने फ़ैसला करना है इससे जुड़ी हुई इमारत का, पार्लियामेंट का, और सिर्फ पार्लियामेंट का नहीं, पूरे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे का। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जुमे के दिन जब समाअत की थी, उन्होंने 2 लोगों को तलब किया हुआ है, 2 सेक्रेटरीज़ को, सेक्रेटरी डिफेंस को बुलाया हुआ है और सेक्रेटरी ख़जाना को बुलाया हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आना है, ये आएंगे या नहीं। और अगला जो सवाल है, जो 2 अहम सवालात करने हैं हमने, जिनके ऊपर बात करनी है, एक तो ये चल रहा है इस वक्त अफवाहों का बाज़ार गर्म है। इधर से जहाँ हम खड़े हैं ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर एक एनक्लेव है, एक गली है, एक स्ट्रीट है, एक कॉलोनी है, जजेस कॉलोनी कहते हैं उसे, या जजेस एनक्लेव कहते हैं, और मिनिस्टर्स कॉलोनी के साथ जुड़ी हुई है। वहीं पर पंजाब हाउस है, मेहरान हाउस है, और सिंध हाउस, हाँ सिंध हाउस है, और उसके बाद आपका जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस है। वहाँ पर कह रहे हैं कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और ब्रदर जजेस के दरमियान मुलाकातें हुई हैं, इस सारे मामले पर बात हुई है। बातें हम ज़ाहिर है कि ये माना खेज़ हैं, नतीजा खेज़ होंगी या नहीं, इस हवाले से अदील और कामरान साहब के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। लेकिन इससे उस वीडियो से पहले जो अगली वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने लंदन से बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद एक वर्चुअल मीटिंग PDM के इत्तेहादियों का इजलास हुआ, उसमें कोर्ट से कुछ मुतालबात किए गए, चीफ़ जस्टिस का नाम लेकर उनके ऊपर क्या कुछ कहा गया, और एक क्वेश्चन ऑफ लॉ, ये जो बात कर रहे हैं फुल कोर्ट की और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की, इसके दरमियान एक बड़ी बारीक किस्म की वारदात है, वो आपको अगली वीडियो में बताएंगे। मुझे अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।